नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाई एस रगब क्लासेज में। और मैं आज आपके सामने मौर्य साम्राज्य का चौथा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के 3 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में 2 भाग और आएंगे, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य हमारी तरफ से समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ के बारे में आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं कि सीरीज़ आपको कैसी लगी, ताकि आने वाले समय में हम उसी तरह इस पर कार्य कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने महामात्य या तीर्थों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें आपके केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी दे रखी है। इसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका प्रमुख राजा होता है। और उस केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 18 प्रकार के क्या होंगे, डिपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री। और हर एक डिपार्टमेंट का जो नाम है उसे क्या बोला गया है, विभाग बोला गया है, लेकिन उसके हेड कौन होंगे, महामात्य या से तीर्थ कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सेनापति भी आता है, समाहर्ता भी आता है, सन्निधाता भी आता है और राजयुग भी आते हैं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के तीर्थों के बारे में उल्लेख है, तो अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। तो चलिए अगला प्रश्न, जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन सीरीज़ में मैंने बताया था कि जनपद में जो केंद्रीय प्रशासन होता है उसमें 2 अधिकारी होते हैं, एक का नाम होता है समाहर्ता और एक का नाम होता है सन्निधाता। अब ये सन्निधाता कौन होते हैं, सन्निधाता वो होते हैं जो जितना भी हमारे पास टैक्स आया हुआ है उसे किस में रखेंगे, आपके कोष में। कोष क्या होता है, जो संग्रहालय में जो पैसा रखा जाता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो अब ये तो सन्निधाता कौन हो गए, जो कोष को संभाल के रखेंगे, लेकिन टैक्स लाएगा कौन, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन होगा, तो उसका सही आंसर होगा समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य क्या होगा कि जनता पर विभिन्न प्रकार के जो टैक्स आए हैं उनकी जानकारी रखना और उन पर समय समय पर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए रखना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाहर्ता। तो दोस्तों अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम क्या है महेंद्र और पुत्र का नाम क्या है संघमित्रा, को किस देश की यात्रा पर भेजा था। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलाया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी कंबोडिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य किए, डेडिकेशन के साथ में कार्य किए, और उसी श्रृंखला में इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि महेंद्र और संघमित्रा, इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का आपको नाम याद रखना, इनके माता का नाम क्या था, महादेवी या देवी। अब जो देवी थी ये अशोक की फर्स्ट पत्नी थी। याद ये भी रखना है कि अशोक की पहली पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, आपको देवी याद रखना। अब ये देवी रहने वाली कहाँ की थी, तो कहा जाता है कि देवी विदिशा की रहने वाली होती हैं और इनके पिता एक महान श्रेष्ठी थे, मतलब बहुत अच्छे व्यापारी थे। और देवी शुरुआत से ही बौद्ध धर्म को मानती थी या फॉलो करती थी। तो इस प्रकार महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे प्रचार करने के लिए, और इनकी माता का नाम क्या था, देवी था, और अशोक की पहली पत्नी भी कौन थी, देवी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी श्रीलंका इसका हो गया। अगला प्रश्न, बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था। ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फायान या ऑप्शन डी डायमेकस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जेम्स प्रिसेप कोई राजदूत नहीं थे, ये तो एक
इंजीनियर मान लीजिए जो 1836 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ते हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। फायन किसके दरबार में आया था? गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। अब ये डायमेकस कौन थे? ये आए थे आपके बिंदुसार के दरबार में। एक्चुअली अगर देखा जाए डायमेकस के बारे में अगर बात करें तो डायमेकस जो थे वो सीरिया के राजा के कौन थे? राजदूत। और सीरिया के राजा का नाम था एंटियोकस। याद रखना, सीरिया के राजा का नाम क्या था? एंटियोकस। उनके राजदूत कौन थे? डायमेकस थे। क्योंकि कहा जाता है कि बिंदुसार का सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ में एक अच्छा क्या था? संबंध था। एंटियोकस के साथ में इनका अच्छा संबंध रहा था और इसलिए बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की थी, डिमांड की थी। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक तो वाइन जिसे हम कहते हैं मीठी मदिरा, दूसरा क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स, सूखे अंजीर के फल, और तीसरा इन्होंने मांगा था फिलोसफर। जो रोमन साम्राज्य में जो दार्शनिक होते हैं उनकी डिमांड किसने की थी? बिंदुसार ने। किससे की थी? सीरिया के राजा एंटियोकस से। अब कहते ये हैं कि सीरिया के राजा ने वाइन तो भेज दी, ड्राई फ्रूट्स भी भेज दिए, लेकिन उसने फिलोसफर को भेजने से मना कर दिया। ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक लोगों का व्यापार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायमेकस। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में आती हैं। प्रश्न 5वां, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए उज्जैनी में, ऑप्शन 2 पुष्कलावती, ऑप्शन सी तक्षशिला, या ऑप्शन डी राजगृह। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बिंदुसार के शासन में 2 बार तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह। और दोनों बार इन विद्रोह को शांत करने के लिए किसको भेजा गया था? अशोक को। अब अशोक को भेजा गया था इन विद्रोह को शांत करने के लिए, और अशोक को उस समय कहते थे चांडाल अशोक। याद रखना, अशोक एक महान राजा बनने से पहले बौद्ध धर्म के अनुसार कौन था? एक चांडाल था जिसने अपने 99 भाइयों का वध कर दिया था राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसी जानकारी सिर्फ बौद्ध धर्म शास्त्रों में ही प्राप्त होती है और अन्यथा कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका 5वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, जिसमें बिंदुसार के जीवन काल में यहाँ क्या हुई थी? अशांति या विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, या ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। जैसा कि आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे होते हैं तो उनके साम्राज्य में अंतिम समय में भीषण अकाल पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं और अपने गुरु कौटिल्य को ये कह देते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, मैं भद्रभाव के साथ में श्रवणबेलगोला जा रहा हूँ, इसलिए आप बिंदुसार की शासन करने में सहायता प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया श्रवणबेलगोला। और ये जगह कहाँ पड़ती है? आपके कर्नाटक के अंदर, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने व्रत रखा था जिसके दौरान उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला। ये जो जगह कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। और ये किसके साथ में गए थे? भद्रभाव के साथ में ये इस लोकेशन पर गए थे। तो ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न, कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो आप क्वेश्चन याद रखिए, कौन सा अभिलेख को? तो 4 ऑप्शन है, लोरिया, कौशाम्बी, रामपुरवा या प्रयाग। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अब देखो ये रानी का अभिलेख क्या सीन है। तो कहा जाता है कि मैंने आपको बताया कि अशोक की पहली पत्नी कौन थी? देवी। लेकिन अशोक की पत्नी का उल्लेख किया जाता है अभिलेखों में, इसे हम नाम दिया जाता है करुबाकी। करुबाकी एक और इनकी कौन है? पत्नी है, जिनका पुत्र कौन था? तीवर। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि तीवर की माता कौन थी? तो करुबाती। और पिता कौन थे? अशोक। अब इस कौशाम्बी के अभिलेख में उल्लेख क्या किया गया है? तो उसमें उल्लेख किया गया है कि रानी करुबाकी ने अपने
प्रयागराज और कौशाम्बी में दोनों जगह इन्होंने क्या दिया था, दान दिया था। और दान देने की वजह से कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे कभी कभी हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद ये रखना है कि प्रयागराज अभिलेख में भी रानी करुबाकी का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पष्ट जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, कौशाम्बी का अभिलेख, जो रानी करुबाकी के दान देने का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मौर्य शासक को ग्रीक लेखों में अमित्रघात, वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो सिंपल बात है कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक को जो उपाधि मिली थी उसका नाम क्या होता है, देवनम पियदस्सी। अशोक की उपाधि का नाम क्या था, देवनम पियदस्सी, जो अशोक को उसके अभिलेखों के द्वारा प्राप्त होती है। अशोक को अभिलेखों में देवनम पियदस्सी की उपाधि दी गई है, जबकि अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन नाम से बुलाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए हैं, विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए राजा या अमात्य, ऑप्शन बी राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ऑप्शन सी कोश और मित्र या ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं, क्योंकि कौटिल्य ने एक राष्ट्र के लिए 7 चीज़ों को अनिवार्य बताया है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बताया गया है। जैसे 7 चीज़ें क्या होती हैं, राजा को सलाह देने के लिए कौन हो गए, अमात्य। अब राजा शासन कहाँ करेगा, कोई लोकेशन तो फिक्स होगी ना, तो उसे क्या बोला जाएगा, राष्ट्र, लोकेशन, जगह। और जगह की सुरक्षा के लिए दुर्ग, और दुर्गों में कौन रहेंगे, आपकी सेना। अब सेना कार्य करेगी तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और इसमें राजा के मित्र भी शामिल होते हैं। तो 7 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक राज्य को बनाने के लिए। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, मौर्य काल में वेश्याओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संचारा, ऑप्शन बी रूपा जीवा, ऑप्शन सी रक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपा जीवा। रूपा जीवा मौर्य काल में वेश्याओं को कहा जाता था। एक बात आप याद रखना कि मौर्य काल में नृत्य करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट था, जो महिलाएं नृत्य करती थीं, जो महिलाएं वैश्य होती थी, ये सब मौर्य साम्राज्य में इनको नियंत्रित करने के लिए अधिकारी भी थे। तो इस प्रकार दोस्तों आपने मौर्य साम्राज्य के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चाएं की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि आने वाले समय में हम और तेज़ी से इस पर कार्य कर सकें। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान